हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ ए यंग ग्रोइंग बोन के बारे में जानेंगे। साथ ही में हम ये जानेंगे कि बोन में कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है पार्ट्स ऑफ ए यंग ग्रोइंग बोन, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? यानी कि एक ग्रोइंग बोन, यानी ग्रोइंग बोन का मतलब क्या हो गया? बिफोर 21 एज से पहले आपके जो बोन्स होती है वो ग्रोइंग बोन उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी बोन की लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन 21 एज के बाद आपकी जो बोन होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है वो हम इसमें ही समझेंगे आगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए यंग बोन: इपीफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस और इपीफाइजियल प्लेट। ठीक है, तो एक यंग बोन के 4 पार्ट होते हैं। अ टिपिकल लॉन्ग बोन ओसिफाई इन 3 पार्ट्स, द 2 ends फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ossification center appearing after birth and the intervening shaft from a primary center ossification center appearing before birth। अब देखो इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये टिपिकल लॉन्ग बोन, देखो लॉन्ग बोन भी 3 टाइप की होती है: टिपिकल लॉन्ग बोन, शॉर्ट लॉन्ग बोन और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट लॉन्ग बोन जिसको हम कहते हैं, जो एकदम ही नॉर्मल है, उसको कहते हैं हम टिपिकल लॉन्ग बोन। ठीक है, जैसे कि आपकी ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, ये एकदम एग्जैक्टली एक इसको लॉन्ग बोन होती है, मतलब फुल्ली लॉन्ग बोन होती है। तो इसके ऑसिफाई होने के मतलब कि डेवलपमेंटल ऑफ बोन, यानी कि ये कैसे डेवलप्ड होती है, ये 3 पार्ट में डेवलप्ड होती है। इसके जो 2 एंड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं हमारे सेकेंडरी सेंटर से। सेकेंडरी सेंटर और प्राइमरी सेंटर क्या होता है ये आगे जब हम जानेंगे डेवलपमेंटल ऑफ बोन उसमें हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि प्राइमरी सेंटर क्या होता है, पहले हमारी जो सेल्स होती है वो एक साथ जुड़ के प्राइमरी सेंटर बनाती है, और प्राइमरी सेंटर बीच में होता है, इसलिए बीच में ये प्राइमरी सेंटर एक शाफ्ट बनाती है। ठीक है, और प्राइमरी सेंटर के आगे और प्राइमरी सेंटर के ऊपर और नीचे होते हैं सेकेंडरी सेंटर जो बाद में आते हैं, और वो सेकेंडरी सेंटर आपके एंड्स बनाते हैं। इसलिए आपकी शाफ्ट जो होती है वो पहले आती है और आपके एंड्स जो होते हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये लिखा है टिपिकल लॉन्ग बोन 3 पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट तो हो गए, इसके 2 एंड ये डेवलप्ड होता है आपके सेकेंडरी सेंटर से, और जो इंटरवेनिंग शाफ्ट होती है वो डेवलप्ड होती है आपकी प्राइमरी सेंटर से। ठीक है, डेवलप्ड या फिर ऑसिफिकेशन। बिफोर ऑसिफिकेशन इज कंप्लीट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बोन कैन बी डिफाइंड। तो ऑसिफिकेशन कंप्लीट होने से पहले, यानी कि 21 एज से पहले, जब तक पूरी ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है उससे पहले हम बोन्स को इन पार्ट्स में मतलब डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है एपिफाइजिस। एपिफाइजिस क्या बोलते हैं? एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इज कॉल्ड एपिफाइजिस। ठीक है, the ends and the tip of a bone which ossifies from secondary center are called epiphyses. These are classified as, तो जो ends of a long bone को हम कहते हैं epiphyses, और ये सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी सेंटर से तो हमारा ये बीच का रीजन ऑसिफाई होता है क्योंकि वो बीच में आता है और वो प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी जो बाद में आता है वो बाद वाला जो सेंटर होता है वो हमारे एंड्स को बनाता है। ठीक है ना, पहला वाला सेंटर हमारे शाफ्ट को बनाता है। ठीक है ना, ओके। तो एपिफाइजिस के भी 2, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एपिफाइजिस, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि कितनी हमारी जैसे कि बोन की जो एंड है वो खाली एक ही एंड है कि वो और भी कई सारी एंड है, यानी कि कोई कुछ बोन में 2 एंड होती है, कुछ बोन में 3 एंड होती है, तो उस प्रकार से। तो इस अभी हम नंबर के अकॉर्डिंग जानेंगे, नंबर ऑफ एपिफाइजिस के अकॉर्डिंग कितने टाइप की एपिफाइजिस होती है अकॉर्डिंग टू नंबर। तो सबसे पहला आता है सिंपल। ठीक है ना, end of a long bone develops from many epiphyses. These fuses independently with the shaft. Example femur. अब जैसे कि हमारी जो फीमर होती है, अब वो उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एपिफाइजिस होती है, यानी कि खाली एक एपिफाइजिस नहीं होती, उसकी कुछ 3 एपिफाइजिस होती है। कौन कौन सी होती है? उसका हेड होता है, उसका ग्रेटर ट्रंकेटर होता है, उसका लेसर ट्रंकेटर होता है। तो ये ग्रेटर, लेसर ट्रंकेटर और ये हेड क्या हो गई, ये सारी की सारी एपिफाइजिस होती है जो इंडिपेंडेंटली हमारे शाफ्ट में फ्यूज होती है। ठीक है ना, तो सिंपल एपिफाइजिस का मतलब हो गया कि ना जिसमें बहुत ज़्यादा एपिफाइजिस है, और कंपाउंड एपिफाइजिस का मतलब क्या हुआ? द एंड ऑफ बोन्स डेवलप्ड फ्रॉम मेनी सेंटर विच यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल एपिफाइजिस। द सिंगल एपिफाइजिस फ्यूज विद द शाफ्ट। अब ये क्या होगा, सिंपल और कंपाउंड में ये थोड़ा अपोजिट हो गया। ठीक है ना, सिंपल में क्या हो गया, सिंपल एपिफाइजिस का मतलब जो एपिफाइजिस एक से ज़्यादा हो उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिफाइजिस, और कंपाउंड एपिफाइजिस का मतलब होता है कि जो हमारे जो एंड ऑफ द बोन है
वो क्या होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा एपिफाइजेस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंटर से, वैसे तो एक ही सेंटर से बनते हैं सेकेंडरी सेंटर से, लेकिन कुछ एपिफाइजेस होती हैं वो प्राइमरी सेंटर से बन जाते हैं। तो बाद में क्या होता है, जितने भी एपिफाइजेस बनते हैं वो हमारे बोन में, वो सब एक दूसरे में मिलके वो सिंगल एपिफाइजेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो हिमरस होती है, हमारी जो हिमरस बोन होती है, वो पहले क्या कहते हैं, बर्थ के टाइम, मतलब बर्थ से पहले वो बहुत ज़्यादा नंबर, उसके कुछ 3-4 नंबर थे उसके, मतलब वो 3, हमारी जो हिमरस थी वो उसके जो एपिफाइजेस थी वो पहले 3 एपिफाइजेस थी। फिर वो बर्थ के बाद क्या हुआ, वो जितनी भी एपिफाइजेस थी, 3 एपिफाइजेस थी, वो सब एक दूसरे में फ्यूज़ हो गई और मिलके एक सिंगल एपिफाइजेस बना दिया जो पूरे शाफ्ट में फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल एपिफाइजेस का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एपिफाइजेस है, और कंपाउंड एपिफाइजेस मतलब जब जितने भी एपिफाइजेस है वो सब एक में एक बन जाती है, यानी कि 3-4 एपिफाइजेस है वो सब एक साथ फ्यूज हो जाती है। ठीक है ना, मतलब 3-4 एपिफाइजेस बन के एक बड़ी एपिफाइजेस क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमरस। ओके, फिर हम आगे आते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग एपिफाइजेस कौन कौन सी होती है। तो पहले एपिफाइजेस का नाम है प्रेशर एपिफाइजेस। इट इज आर्टिकुलर एंड टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ द वेट, एग्जाम्पल हेड ऑफ द ह्यूमरस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस, एक्सेट्रा। तो जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है, हेड ऑफ द फीमर है, लोअर एंड ऑफ द रेडियस, टिबिया, ये जितनी भी होती है, ये सब होती है हमारी प्रेशर एपिफाइजेस। प्रेशर एपिफाइजेस का मतलब देखो क्या होता है, नाम में ऐसा पता चल रहा है कि ये जो एपिफाइजेस है ये प्रेशर लोड करती है, यानी कि प्रेशर को झेल के रखती है। जैसे कि हमारी जो ये जब ह्यूमरस है, यानी कि हमारी जो ये शोल्डर की जो बोन है, हमारी ये हमारी अपर लिम्ब की अपर मोस्ट एंड का जो हेड होता है, हमारी ह्यूमरस का हेड जो हमारे अपर लिम्ब में होता है, ये क्या करता है, जब भी हमको वेट उठाते हैं अपने हाथों से, तो अगर हम अपने हाथों से अगर कोई वेट उठाते हैं तो उसका मैक्सिमम एफर्ट कहाँ जाता है, हमारे हेड ऑफ द ह्यूमरस पे जाता है। इसलिए इसका नाम रखा है प्रेशर एपिफाइजेस, ताकि ये हमारे बोन्स को ये थोड़ा सा मतलब कि संभाल के रखे। अगर ये हेड ऑफ द ह्यूमरस लोअर एंड ऑफ द रेडियस अगर आपने देखे होंगे, तो ये जो होते हैं, ये जो एपिफाइजेस होते हैं, ये साइज में बाकी एपिफाइजेस के मामले में काफ़ी बड़े होते हैं। ये बड़े क्यों होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लोड उठा सके और उसे ट्रांसमिट कर सके आगे। ठीक है, साथ ही में ये जो एंड्स होते हैं ये आर्टिकुलर एंड्स होते हैं, यानी कि ये जो एपिफाइजेस होते हैं ये मतलब लोड तो उठाते हैं, यानी ट्रांसमिशन लोड तो उठाते हैं, साथ ही में ये इनकी जो सरफेस होती है आर्टिकुलर होती है। आर्टिकुलर क्यों होती है, क्योंकि दूसरे बोन के साथ ये एक जॉइंट बनाते हैं। ठीक है ना, तो जॉइंट तो दूसरे बोन के साथ ये जॉइंट बनाते हैं, इसलिए इनकी जो सरफेस होती है आर्टिकुलर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता चले, ऐसे एग्जाम्पल से कौन कौन से होंगे देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसे दिमाग में रखो। प्रेशर एपिफाइजेस का मतलब क्या हो गया, कि जो पार्ट लोड उठाता है, आपकी जो बोन्स का जो पार्ट लोड उठाता है उसको हम कहते हैं प्रेशर एपिफाइजेस। अब वो जो लोड उठाने वाला पार्ट है, वो जाहिर सी बात है वो बाकी बोन्स के मतलब बाकी एपिफाइजेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और जो हमारे एपिफाइजेस सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है उसका हेड, इसलिए हेड ऑफ द ह्यूमरस और हेड ऑफ द फीमर और लोअर एंड ऑफ द रेडियस, ये सब क्या होते हैं, प्रेशर एपिफाइजेस होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सके। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रैक्शन एपिफाइजेस। इट इज़ ए नॉन आर्टिकुलर एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट। इसकी जो सरफेस होती है वो नॉन आर्टिकुलर होती है। अब प्रेशर एपिफाइजेस की तो सरफेस होती है नॉन आर्टिकुलर, लेकिन इसकी नॉन आर्टिकुलर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी सरफेस है वो किसी दूसरे बोन के साथ अटैच नहीं होती। ये मसल्स टेंडन के साथ भले अटैच हो, लेकिन दूसरे बोन के साथ ये अटैच नहीं होती है, इसलिए इसकी जो सरफेस होती है वो नॉन आर्टिकुलर होती है, और ये वेट उठाने में भी कोई मदद नहीं करती है। इट ऑलवेज provides attachment to one or more tendons which exert a traction on the epiphysis। तो ये जो एपिफाइजेस है ये किसी बोन से अटैच नहीं होती, लेकिन ये टेंडन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, यानी टेंडन्स को सरफेस प्रोवाइड करती है बोन के ऊपर। और जो टेंडन जो होता है वो ट्रैक्शन को एक्सर्ट करता है। कैसे एक्सर्ट करता है, हमारा जो टेंडन होती है, टेंडन क्या होती है, जो मसल्स और बोन के बीच में जो फाइबर होता है वो होता है हमारा टेंडन, जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है। तो अगर आप मसल्स से अगर आप कुछ उठाओगे तो मसल्स खींचेगी, अगर मसल्स खींचेगी तो टेंडन खींचेंगे, और अगर टेंडन्स खींचेंगे तो टेंडन से अटैच जो बोन्स है जिस बोन्स के पार्ट पे वो अटैच है टेंडन, जो कि होता है ट्रैक्शन एपिफाइजेस, तो ट्रैक्शन एपिफाइजेस भी खींचेगा, इसलिए इसका नाम लिखा है ट्रैक्शन एपिफाइजेस। ओके,
द ट्रैक्शन एपिफाइजेस ऑसिफाई लेटर देन द प्रेशर एपिफाइजेस। और ऑसिफाई का मतलब होता है ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द बोन। ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेशर एपिफाइजेस होता है वो जल्दी डेवलप्ड होता है ट्रैक्शन एपिफाइजेस के मुकाबले। ओके, तो एग्जांपल ऑफ ट्रैक्शन एपिफाइजेस के क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है ट्रोचेंडर ऑफ फीमर एंड ट्रूबिकल्स ऑफ ह्यूमरस। तो ट्रोचेंडर जो होते हैं हमारे फीमर के, जैसे कि ऊपर दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए, ये ग्रेटर ट्रोचेंडर और ये लेसर ट्रोचेंडर। तो ये जो एपिफाइजिस जो होती है, ये इसको हम एपिफाइजिस बोलते हैं क्योंकि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन में होती है। ये क्या करती है? दूसरी ये टेंडन को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। साथ में क्या होता है, ये हमारी जो बोन्स है उसको ये खिंचाव से बचाती है, यानी कि जब मसल्स खींचती है, टेंडन खींचती है, तब ये जो एपिफाइजिस है ये भी खींचती है, लेकिन ये हमारी बोन्स को खिंचाव से बचाने के लिए होती है। इसलिए इसका नाम लिखा है ट्रैक्शन एपिफाइजिस, यानी कि खींचने वाली एपिफाइजिस। ओके, ऐसे नाम में मीनिंग होते हैं इन सब के। ओके, फिर अब ये हो चुका है। और ट्रूबिकल्स ऑफ द ह्यूमरस, और ट्रूबिकल्स ये जैसे देख सकते हो, ये हमारे ह्यूमरस है, इसके जो देखो ट्रूबिकल्स है, इसमें भी अटैचमेंट, ये क्या कहते हैं उसको, टेंडन अटैच होती है जो ट्रैक्शन एक्सर्ट करती है, और इसलिए इसका नाम रखा है ट्रैक्शन एपिफाइजिस। ओके, सिंपल। फिर हम आते हैं आगे, एटाविस्टिक एपिफाइजिस। It's a phylogenetically an independent bone which in man becomes fused to another bone। ये एक क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिकली एक इंडिपेंडेंट बोन है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बोन है जिसको हम एटाविस्टिक एपिफाइजिस जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट बोन है जो कि दूसरी बोन के अंदर फ्यूज होती है। ओके, जैसे कि हमारे जो ये कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, जो कोरेकॉइड है वो एक इंडिपेंडेंट बोन है जो स्केपुला के अंदर फ्यूज होती है। इसलिए इसका नाम भी, अगर ये स्केपुला में अटैच है तो ये स्केपुला की एपिफाइजिस भी बन जाती है। इसलिए ये जो एटाविस्टिक एपिफाइजिस है ये एक अनदर बोन का एग्जांपल, यानी कि दूसरी बोन है जो कि स्केपुला में अटैच है। ओके, तो स्केपुला की तो ये कोरेकॉइड वैसे तो एक बोन है, लेकिन ये स्केपुला की एक एपिफाइजिस का रोल भी निभाती है साथ में। ओके, तो फिर और दूसरा एग्जांपल है इसका ऑस ट्रिगोनम और लेटर ट्रूबिकल ऑफ पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ टेलस। और हमारा जो टेलस होता है उसका जो टेलस के कभी कभार क्या होता है, टेलस क्या होता है, हमारा जो एंकल का जो बोन होता है, मतलब एंकल जो हमारे क्या कहते हैं हील, हमारा जो हील का जो बोन होता है, हील में खाली एक ही बोन होता है जो कि होता है टेलस, जो कि सबसे बड़ा बोन होता है। हमारे जितनी भी टार्सल्स है उसमें सबसे जो बड़ा बोन है वो होता है हमारा टेलस, जो कि हमारे हील का बोन होता है। तो उस बोन के कभी कभार क्या होता है, नीचे कभी कभार क्या होता है, ये ऑस ट्रिगोनम, यानी कि दूसरी बोन मतलब ये बन जाती है जो कि एक एपिफाइजिस का रोल निभाती है। लेकिन ये ऑस ट्रिगोनम कभी कभार एक डिफॉर्मिटी भी होती है और ये बहुत कभी कभार दर्द भी पैदा कर सकती है आपके हील में, तो इसको बेहतर है आप रिमूव ही कर दो। ओके, इन सिंपल। ओके, फिर हम आते हैं एबेरेंट एपिफाइजिस। It is not always present. Example, epiphysis at the head of the first metacarpal and at the base of the other metacarpal's bone। ये देखो क्या होता है, ये जो एपिफाइजिस है ये सब में प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ वैरायटी होती है, मतलब कि लाखों में किसी एक के ये एबेरेंट एपिफाइजिस प्रेजेंट हो सकती है। कि ये एपिफाइजिस कहाँ प्रेजेंट आपको मिल सकती है, एबेरेंट एपिफाइजिस यानी कि एक्स्ट्रा एपिफाइजिस कहाँ आपको मिल सकती है। एक तो पहले तो मिल सकती है आपको हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। जो फर्स्ट मेटाकार्पल जो होती है उसकी जो एपिफाइजिस होती है वो होती है आपके प्रोक्सिमल एंड में। ओके, तो एक प्रोक्सिमल एंड यानी कि बेस, यानी कि फर्स्ट मेटाकार्पल की जो एपिफाइजिस होती है वो बेस में प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभार बाय एनी जेनेटिकल कॉज आपके हेड में भी दो एपिफाइजिस हो सकती है आपके फर्स्ट मेटाकार्पल्स में। और बाकी जो मेटाकार्पल्स जो होती है, यानी कि फर्स्ट मेटाकार्पल को छोड़ के जितनी मेटाकार्पल्स होती है उनकी जो एपिफाइजिस जो होती है वो प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ, और बाकी जो मेटाकार्पल्स होती है जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनकी जो एपिफाइजिस जो होती है वो प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ, लेकिन कभी कभार बाय एनी कॉज वो दोनों जगह यानी कि बेस में भी प्रेजेंट हो सकती है, जिस कारण हमारा जो मेटाकार्पल है उसकी जो एपिफाइजिस है वो दो हो जाती है। ओके, ये सब में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ केसेस में होता है, यानी बहुत ही कम लोगों में होता है, लाखों में कोई एक।
फिर हम आते हैं कंपाउंड एपिफाइजेस, जो हमने ऊपर समझा था। ओके, इन सम बोन्स 2 or 3 स्मॉलर एपिफाइजेस जॉइन टू फॉर्म ए कंपाउंड एपिफाइजेस बिफोर दे जॉइंस द शाफ्ट। Example, at the upper end of the humerus, epiphyses of head, greater and lesser tubercle join to form a compound epiphysis। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो बोन, हमारे जो ह्यूमरस का जो एंड होता है, जो अपर एंड होता है, उसमें क्या काफ़ी ज़्यादा एपिफाइजेस होती है, काफ़ी ज़्यादा एपिफाइजेस प्रेजेंट होती है। कोई इधर कुछ ट्रैक्शन एपिफाइजेस होती है, कुछ प्रेशर एपिफाइजेस होती है, लेकिन वो जो एपिफाइजेस होती है वो सारी एक साथ मिल जाती है। ओके, वो एक साथ मिल के वो एक कंपाउंड एपिफाइजेस बना देती है, जो कि हमारे बोन्स में फिर अटैच हो जाती है। ओके, यानी कि ये जो मतलब कि 3 एपिफाइजेस है आपके, एक यानी आपके बोन के एंड में 3 एपिफाइजेस प्रेजेंट है, लेकिन बाद में वो 3 एपिफाइजेस क्या हो जाती है, वो एक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एपिफाइजेस। ओके, देन दिस कंपाउंड एपिफाइजेस जॉइन द शाफ्ट, और फिर ये कंपाउंड एपिफाइजेस जब ये सारी एक हो जाती है, ये 3-4 जब एपिफाइजेस एक साथ जुड़ जाती है, और फिर ये कंपाउंड एपिफाइजेस हमारे शाफ्ट को जॉइन हो जाते हैं। सिंपल ये है। फिर आता है सिमिलर इवेंट्स ऑकर एट द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस ऑल्सो, और ये सेम इवेंट यानी कि यही सेम प्रोसेस हमारे लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस में भी होता है। यानी कि हमारे लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस में भी काफ़ी एपिफाइजेस होती है, लेकिन वो बाद में एक हो जाती है। ठीक है, फिर हम आते हैं डायाफाइजेस। डायाफाइजेस क्या होती है? डायाफाइजेस क्या होती है? जो बीच की, जो हमारे बोन्स का जो बीच का एरिया होता है, जो शाफ्ट होती है, उसको हम कहते हैं डायाफाइजेस। इट इज़ ए इलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम ए प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो ये बस सिंपल है, डायाफाइजेस क्या है? इलोंगेटेड शाफ्ट, या फिर सिंपली आप कह सकते हो डायाफाइजेस इज द शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन। ओके, और ये कहाँ से ऑसिफाई होती है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? इसका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। अभी प्राइमरी सेंटर क्या होता है ऑसिफिकेशन का, ये हम आगे समझेंगे। अभी आप इतना जान लो कि ना, हमारे जो बोन्स की जो फॉर्मेशन होती है वो 2 तरीके से होती है। पहले तो प्राइमरी सेंटर से ऑसिफिकेशन होती है, फिर सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफिकेशन होती है। तो प्राइमरी सेंटर जो होता है वो हमारे शाफ्ट को डेवलप करता है, और जो सेकेंडरी जो ऑसिफिकेशन होती है, सेकेंडरी सेंटर होता है, वो हमारे एंड्स को डेवलप करता है। तो शाफ्ट जो होती है वो डेवलप होती है हमारे प्राइमरी सेंटर से। ओके, इट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम न्यूट्रन आर्टरी, और ये जो ब्लड सप्लाई है कहाँ से रिसीव करती है? न्यूट्रन आर्टरी से। फिर आते हैं मेटाफाइजेस। द एपिफाइजियल एंड ऑफ ए डायफाइजेस आर कॉल्ड मेटाफाइजेस। जो हमारी जो एपिफाइजियल का जो एंड, एपिफाइजेस का जो एंड होता है नीचे नीचे, और जहाँ से हमारा डायफाइजेस शुरू होता है, उसके बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं मेटाफाइजेस। यानी कि जो मेटाफाइजेस है वो एपिफाइजेस और डायफाइजेस को कनेक्ट करता है। सिंपल, ईच मेटाफाइजेस इज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। और जो हमारी जो बोन की जो ग्रोथ होती है वो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है मेटाफाइजेस का होता है। यानी कि बोन जिस एरिया से ग्रो करती है वो उस एरिया का नाम है मेटाफाइजेस। ओके, बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन द मेटाफाइजेस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड थ्रू एन आर्टरी फॉर्मिंग द हेयर पिन बैंड। तो ये देखो, ये जैसे कि नीचे आपको इसका एग्जाम्पल दे रखा होगा, ये देखो, ये देखो, ये एपिफाइजेस है और ये है हमारी डायफाइजेस, और ये है आपका एपिफाइजियल प्लेट। ओके, एपिफाइजेस और डायफाइजेस के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी, यहाँ पर होती है हमारे मेटाफाइजेस, और ये मेटाफाइजेस हमारे बोन का ग्रोइंग पार्ट होता है। यानी हमारी जो बोन होती है वो यहाँ से ग्रो करती है। ठीक है, तो क्या होता है बिफोर 21, इसको जो बिफोर 21 क्या होता है, ये काफ़ी रिचली सप्लाइड होती है बाय द एन आर्टरी ऑफ द बोन। ये देखो, ये हमारे बोन्स की एन आर्टरी है जो कि हेयर पिन बैंड प्रेजेंट शो कर रही है। हेयर पिन बैंड ये आर्टरी क्यों बन रही है? क्योंकि इसके आगे हमारी एपिफाइजियल प्लेट है जो कि इस वेसल को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो ये वेसल यहाँ पर ही मुड़ जाती है और हेयर पिन बैंड जैसी स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये जो हमारे जो मेटाफाइजेस की जो एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई मिलती है ब्लड की बाय द हेयर पिन बैंड्स, जो कि यहाँ से भी जो कि बाहर से भी आते हैं और अंदर से भी आते हैं। ओके, बस ये दे रखा है। Thus metaphysis is the common site of osteomyelitis in children because the bacteria or emboli are easily trapped in the hairpin bands, causing infection. Okay, तो ये देखो, सबसे देखो, ये जो एपिफाइजिस
मतलब कि आपने देखा होगा बच्चों में ना ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाती है, यानी कि रिकेट्स हो जाते हैं। तो रिकेट्स कैसे होते हैं? रिकेट्स का सबसे मेन कारण क्या होता है? रिकेट्स इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में कभी कभी कोई बैक्टीरिया चला जाता है, तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। तो ब्लड वेसल के अंदर चले जाती है, फिर ब्लड वेसल से वो बैक्टीरिया जाते 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 ऐसी जगह आता है जहाँ पर वो अटक जाता है। अब जैसे कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है ये यहाँ पर मुड़ गई है, अब यहाँ पर मुड़ गई है तो इसके आगे ये फ्लो नहीं कर पा रही है, तो जिस कारण क्या होता है हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पर आके रुक जाता है और फिर यहाँ से वो अपना इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो मेटाफाइजिस होती है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी हेयर पिन बैंड जैसे स्ट्रक्चर बना देती है जो कि रुक जाती है वहाँ पे, जिस कारण से आपको मेटाफाइजिस में बैक्टीरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यानी कि इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर नीचे दे रखा है आफ्टर द एपिफाइजियल फ्यूजन वेस्कुलर कम्युनिकेशन आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द मेटाफाइजियल एंड एपिफाइजियल आर्टरी। और ये लिखा है आफ्टर द एपिफाइजियल फ्यूजन, यानी कि ये जो एपिफाइजियल जो प्लेट है हमारे बोन की, ये क्या होता है आफ्टर सर्टन एज यानी कि 21 से 24 एज के बीच में जो ये जो एपिफाइजियल प्लेट जो होती है ये हट जाती है, जिस कारण से हमारे जो एपिफाइजिस और डायफाइजिस के बीच में फ्यूजन क्रिएट हो, यानी कि एक दूसरे में ये एपिफाइजिस और डायफाइजिस क्रिएट मतलब कि एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है, जिस कारण से आपकी जो मेटाफाइजिस है वो उसका एंड हो जाता है। जैसे इसमें दिख रखा है आफ्टर द एपिफाइजियल फ्यूजन, यानी कि एपिफाइजिस और डायफाइजिस के बीच में जो है वो क्या कहते हैं फ्यूज हो जाती है। जब वो एपिफाइजियल प्लेट जब हट जाती है आफ्टर 21 से 24 एज के बीच में, तब वो एक दूसरे में एपिफाइजियल और डायफाइजियल एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है, जिस कारण क्या होता है जो वेस्कुलर कम्युनिकेशन आर एस्टैब्लिश्ड, और उन दोनों के बीच में वेस्कुलर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। किसके बीच में? मेटाफाइजिस और एपिफाइजिस के आर्टरी के बीच में, जो कि पहले रुकी हुई थी एक दूसरे से, क्योंकि बीच में आपकी एपिफाइजियल प्लेट थी, फिर बाद में जब ये एपिफाइजियल प्लेट जब हट जाती है तब इन दोनों आर्टरीज के बीच में वेस्कुलर कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी कि ये दोनों आर्टरी एक दूसरे से मिल जाती है। ओके, और इसके बाद जो आपकी ऑस्टियोमाइलिटिस जो चिल्ड्रन में होती है रिकेट्स, वो होने के चांसेस खत्म हो जाती है, एकदम ना के बराबर होती है। Now the metaphysis contain no more an artery and is no longer subject to osteomyelitis। तो अब क्या होगा, जो मेटाफाइजिस है वो क्या हो गया, उसमें जो एंड आर्टरी है यानी कि एंड आर्टरी जो हेयरपिन बैंड बना देती है, जिस कारण जो बैक्टीरिया है वहाँ पर रुक के इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो अब क्या हो गया वेस्कुलर अभी वो एंड आर्टरी नहीं बनाएगा, अब वो जो आर्टरी है जो एंड जो जिसका जो आर्टरी है वो दूसरी आर्टरी से कनेक्ट हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा कि आपको जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में नहीं रुक पाएगा, वो फ्लो करते रहेगा बस इधर से उधर, फिर एंड में वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी कुछ ना कुछ करके कुछ एंटीबायोटिक्स छोड़ के उस बैक्टीरिया को मार देगी। ठीक है, सिंपल है। मेटाफाइजिस में बी इंट्राकैप्सुलर बोथ एंड ऑफ द ह्यूमरस और एक्स्ट्रा कैप्सुलर, एग्जाम्पल अपर एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड टीबिया। तो मेटाफाइसिस है या तो इंट्राकैप्सुलर हो सकती है, यानी कि उसके सराउंडिंग में एक कैप्सूल है और वो उस कैप्सूल के अंदर हो सकती है, जैसे कि हमारे बोथ एंड ऑफ द ह्यूमरस में। ठीक है, यानी कि हमारे जो एंड्स होते हैं हमारे ह्यूमरस के वो एक कैप्सूल के अंदर होते हैं, जो हम आगे समझेंगे, या फिर एक्स्ट्रा कैप्सूलर यानी कैप्सूल के बाहर, जो कि होते हैं अपर एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड टीबिया। इसका मतलब कि ह्यूमरस जो होते हैं उसके जो एंड्स होते हैं वहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट होती है, जबकि बाकी जो बोन्स होती है जैसे रेडियस अल्ना यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये कैप्सूल क्या होती है ये एक हम आगे समझेंगे डिटेल में। फिर इसके बाद हम आते हैं एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। एपिफाइजियल प्लेट सेपरेट एपिफाइजिस फ्रॉम मेटाफाइजिस, यानी कि जैसा कि आप ये प्लेट देख सकते हो, एपिफाइजियल प्लेट एक कार्टिलेजिनस प्लेट होती है जो हमारे बोन के एंड यानी कि एपिफाइजिस और डायफाइजिस को सेपरेट करती है। ठीक है, प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल इन दिस कार्टिलेजिनस प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ ए लॉन्ग बोन। और प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे इस कार्टिलेजिनस प्लेट के अंदर जितनी ज़्यादा सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा हमारी ये बोन की लेंथ ग्रोथ बढ़ेगी इन लेंथ वाइज। ठीक है, यानी कि अगर इस प्लेट के अंदर अगर सेल्स कम है, बोन्स की सेल कम है इस प्लेट के अंदर, तो आपकी बोन छोटी होगी, और वही अगर इस प्लेट के अंदर सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपकी बोन्स की लेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल। आफ्टर द एपिफाइजियल फ्यूजन द बोन कैन नो लॉन्गर ग्रो इन लेंथ।
और जब ये एपिफाइजियल जो प्लेट है ये अगर फ्यूज़ हो जाती है जब बोन के अंदर, यानी कि ये डाइल्यूट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होती है, हमारे जो एपिफाइजिस और हमारे जो मेटाफाइजिस वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसकी ब्लड वेसल्स मिल जाती है, नर्व्स मिल जाती है। तो जिस कारण के बाद जब एपिफाइजियल प्लेट जब नहीं होती है तब क्या होती है, एपिफाइजियल प्लेट ही हमारी बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। और जब ये एपिफाइजियल प्लेट ही ना हो तो हमारी बोन की ग्रोथ भी रुक जाती है उसी टाइम। और ये कब हमारी एपिफाइजियल प्लेट हमारी फ्यूज़ हो जाती है हमारे बोन के अंदर, वो होती है हमारी एज कुछ 21 से लेकर 24 एज के बीच में। ये जो एपिफाइजियल प्लेट है ये हमारी बोन के अंदर फ्यूज़ हो जाती है, जिसके बाद आपकी बोन की ग्रोथ रुक जाती है। द ग्रोथ कार्टिलेज ऑफ इज नरिश्ड बाय बोथ द एपिफाइजियल एंड मेटाफाइजियल आर्टरी। और द ग्रोथ कार्टिलेज, तो इसका इस एपिफाइजियल प्लेट का दूसरा नाम है ग्रोथ कार्टिलेज। क्यों ग्रोथ कार्टिलेज है? क्योंकि यही हमारी बोन की ग्रोथ में मदद करती है। और इसको नरिश यानी कि न्यूट्रिशन कौन कौन सी आर्टरी देती है? सबसे पहली आर्टरी है एपिफाइजिस और मेटाफाइजिस, यानी कि ऊपर की आर्टरी और नीचे की आर्टरी, दोनों आर्टरी इस एपिफाइजियल प्लेट को न्यूट्रिशन देती है, यानी कि नरिश्ड करती है। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ बोन, यानी कि हमारे बोन्स में कौन कौन सी आर्टरीज, कौन कौन से वेन्स हमारी बोन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं और ब्लड्स लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्टरियल सप्लाई, यानी कि हमारे बोन्स में कौन कौन सी आर्टरी आती है और कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यंग लॉन्ग बोन के अंदर, यानी कि जब यंग लॉन्ग बोन मतलब 21 साल से पहले, जब हमारी एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है हमारे बोन के अंदर। द आर्टरियल सप्लाई ऑफ ए लॉन्ग बोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। तो काफ़ी ज़्यादा आर्टरीज होती हैं जो हमारे बोन्स को, यंग लॉन्ग बोन को ब्लड सप्लाई करती है। तो सबसे पहली आर्टरी का नाम है न्यूट्रेंट आर्टरी। इट एंटर्स द शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रेंट फोरामेन, रन्स थ्रू द कोर्टेक्स एंड divides into ascending and descending branches which turns down to form a hairpin bend। तो जो सबसे पहले हमारी है न्यूट्रेंट आर्टरी एंटर होती है हमारे बोन के अंदर बाय द न्यूट्रेंट फोरामेन या फिर न्यूट्रेंट कैनाल। तो न्यूट्रेंट फोरामेन क्या होता है? न्यूट्रेंट फोरामेन एक कैनाल होती है जहाँ से हमारी न्यूट्रेंट आर्टरी हमारे बोन के अंदर एंटर करती है। फिर जब ये न्यूट्रेंट आर्टरी हमारे बोन के अंदर एंटर करती है तो सबसे पहले कोर्टेक्स के अंदर जाती है, फिर कोर्टेक्स और फिर ये 2/3 कोर्टेक्स को ब्लड सप्लाई करती है। और फिर कोर्टेक्स के थ्रू ये फिर हमारे मेडुलरी कैविटी के अंदर एंटर करती है। और फिर मेडुलरी कैविटी के अंदर एंटर करते ही ये असेंडिंग, मतलब कि इसकी कुछ ब्रांचेस तो ऊपर चल जाती है, फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और फिर इसकी कुछ ब्रांचेस तो ऊपर चल जाती है और फिर कुछ ब्रांचेस नीचे चले जाती है। ठीक है, और फिर ये जो ब्रांचेस जो होती है ये एंड में जाके एक हेयरपिन बैंड बना लेते हैं, जहाँ पर हमारी मेटाफाइजिस होती है वहाँ पर ये हेयरपिन बैंड बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि आगे हमारी प्लेट प्रेजेंट होती है जिस कारण ये आर्टरी आगे नहीं जा पाती है और फिर वहाँ पर ही वो हेयरपिन बैंड की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। ओके, सिंपल है। तो फिर ईच ब्रांच डिवाइड्स इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल विच टर्मिनेट्स इन द अडल्ट मेटाफाइजिस बाय द एनास्थमोसिंग विद द एपिफाइजिस, मेटाफाइजियल एंड पेरोस्टियल आर्टरी। तो देखो अब ये बात कर रहा है अडल्ट, यानी कि अडल्ट की। ये तो हो गया यंग की। यंग में क्या होते हैं, हमारे जो ये न्यूट्रेंट आर्टरी है ये इसकी जो ब्रांचेस जो होती है ये एंड में जाके हेयरपिन बैंड बना लेती है। लेकिन अडल्ट में क्या होता है कि जो हमारी जो आर्टरीज होती है ईच ब्रांच डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल, यानी कि स्मॉल पैरेलल चैनल या फिर ब्रांचेस में ये टर्न हो जाती है। और ये टर्मिनेट यानी कि ख़त्म कब होती है, मतलब कहाँ ये आर्टरी समाप्त होती है? इन अडल्ट मेटाफाइजिस बाय द एनास्थमोसिंग विद द एपिफाइजियल, मेटाफाइजियल एंड पेरोस्टियल आर्टरी। और ये जो हमारी न्यूट्रेंट आर्टरी है ये यहाँ पे यानी कि मेटाफाइजिस में जाके दूसरी आर्टरी के साथ मिल जाती है। कौन कौन सी आर्टरी के साथ मिल जाती है? सबसे पहले तो क्या होता है, हमारी जो एपिफाइजियल प्लेट होती है वो रिमूव हो जाती है अडल्ट, मतलब कि फ्यूज़ हो जाती है अडल्ट में, जिस कारण एपिफाइजियल प्लेट नहीं होती है। तो ये जो हमारी ये क्या कहते हैं इसको, आर्टरी जो होती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रेंट आर्टरी, ये दूसरी आर्टरी के साथ कनेक्ट हो जाती है, यानी कि एनास्थमोस हो जाती है। तो कनेक्ट कौन कौन सी दूसरी आर्टरी के साथ होती है? सबसे पहले ऊपर वाली आर्टरी के साथ जो कि हमारी है एपिफाइजिस। तो सबसे पहले एपिफाइजिस आर्टरी के साथ कनेक्ट होगी, फिर उसके बाद मेटाफाइजिस आर्टरी के साथ कनेक्ट होगी जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और फिर हो जाती है ये पेरोस्टियल आर्टरी के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो फिर ये जो हमारा जो न्यूट्रेंट आर्टरी है ये इन तीनों बोन्स की आर्टरी है उन सब के साथ ये कनेक्ट हो जाती है और फिर अलग अलग पार्ट में हमारे बोन्स को ब्लड सप्लाई करती है। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं नीचे।
द न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई मेडुलरी कैविटी इनर 2/3 ऑफ कोर्टेक्स एंड मेटाफाइजिस। तो हमारी ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है ये किस किस को ब्लड सप्लाई करती है, किस किस को न्यूट्रिएंट नरिश करती है। सबसे पहले नरिश करती है हमारे कोर्टेक्स रीजन को। कोर्टेक्स रीजन के कौन से पार्ट को? 2/3 पार्ट को, यानी अंदर के 2/3 पार्ट को ये हमारी जो आर्टरी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है, ब्लड सप्लाई करती है हमारे 2/3 पार्ट ऑफ द कोर्टेक्स रीजन। और 1/3 पार्ट हमारे कोर्टेक्स रीजन कौन सप्लाई करता है ब्लड? वो सप्लाई करता है हमारी ये पेरोस्टियल आर्टरी। तो सबसे पहले इसने कोर्टेक्स को ब्लड सप्लाई कर दी, फिर उसके बाद ये जाती है मेडुलरी कैविटी में, और फिर पूरे मेडुलरी कैविटी को ये ब्लड सप्लाई करती है, और लास्ट में जाके मेटाफाइजिस को भी ब्लड सप्लाई करती है हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी हमारे बोन के 3 पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, फिर आगे द ग्रोइंग एंड्स ऑफ बोन्स इन अपर लिम्ब आर अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। In lower limb, the lower end of femur and upper end of tibia are the growing ends. तो सबसे पहले हम जानते हैं growing ends क्या होती है। तो growing ends वो एंड होती है जहाँ पर हमारी एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट होती है। तो एपिफाइजल प्लेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो हमारे जो ह्यूमरस है उसकी अपर एंड में, यानी कि ह्यूमरस का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसकी ह्यूमरस की अपर एंड में हमारी एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट होती है। और यहाँ से एपिफाइजल प्लेट होती है, इसको ग्रोइंग एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यहाँ से जब इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके कारण क्या करती है, हमारी बोन को लेंथ वाइज ग्रो करती है नीचे की तरफ। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे की तरफ हमारी बोन को लेंथ वाइज ग्रो करेगी, और ऊपर की तरफ भी ग्रो करती है, लेकिन नीचे क्या ज़्यादा पार्ट है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ग्रोइंग एंड है, जो नीचे की तरफ हमारी बोन को लेंथ में बढ़ाती है। तो हमारे जो ह्यूमरस का है वो जो उसकी एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट होती है अपर एंड में, तो इसका जो ग्रोइंग एंड है वो हो गया अप। ओके, तो ह्यूमरस का ग्रोइंग एंड हो गया अपर एंड इज द ह्यूमरस ग्रोइंग एंड। फिर लोअर एंड ऑफ द रेडियस, और रेडियस और अल्ना का जो लोअर एंड है वहाँ पर प्रेजेंट होती है एपिफाइजल प्लेट, और वो नीचे प्रेजेंट होती है जो कि ऊपर की तरफ हमारी बोन को लेंथ में बढ़ाती है। और लोअर लिम्ब में जस्ट अपोजिट होता है। लोअर लिम्ब में क्या होती है, जो ऊपर की जो बोन होती है फीमर, उसका जो ग्रोइंग एंड होता है वो होता है नीचे की तरफ, यानी कि लोअर एंड में होता है, और फिर वो बोन की जो लेंथ होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ाती है। और जो टीबिया होती है उसके जो ग्रोइंग एंड होती है वो होती है अपर एंड में। ठीक है, तो बस ये जैसे नीचे दिखा रखा है, ये देखो, ये ह्यूमरस होगी, इधर हमारे यहाँ पर हमारे इधर क्या कहते हैं बाइसेप्स में होती है हमारी ह्यूमरस, और नीचे हमारे यहाँ पर होती है हैंड में हमारी क्या कहते हैं इसको, रेडियस और अल्ना। और हमारे लेग में ऊपर की तरफ होती है हमारी फीमर, और नीचे की तरफ होती है हमारी टीबिया, और टीबिया प्रेजेंट होती है। तो फिर क्या होता है, हमारा जो ह्यूमरस होता है उसका जो ग्रोइंग एंड होता है वो होता है ऊपर की तरफ, और वो हमारी बोन को लेंथ में ग्रो करती है नीचे की तरफ, यानी कि हमारे शाफ्ट रीजन को। और जो हमारे टीबिया जो होता है, टीबिया जो होती है वो हमारे प्रेजेंट होती है, टीबिया नहीं अल्ना और रेडियस। अल्ना और रेडियस जो होती है हमारे हैंड की, वो उसकी जो ग्रोइंग एंड होती है वो होती है हमारे लोअर साइड की तरफ या नीचे की तरफ होती है, और वो हमारे बोन को ग्रो करती है ऊपर की तरफ। और लेकिन हमारे जो लेग्स होती है, लोअर लिम्ब जो होती है हमारी लेग्स होती है, उसका ग्रोइंग एंड जस्ट अपोजिट होता है हमारे हैंड के। कैसे? क्योंकि जो हमारे लेग्स की जो पहली बोन है फीमर, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है, उसका जो ग्रोइंग एंड होता है वो होता है नीचे की तरफ, और वो बोन को ग्रो करती है ऊपर की तरफ ग्रो करती है। वैसे ही उसका जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ पर हमारी टीबिया प्रेजेंट होती है, उसका जो ग्रोइंग एंड है वो होता है ऊपर की तरफ, और वो हमारे बोन को ग्रो करती है नीचे की तरफ। बस ये एरो देख के आप समझ जाओगे कि ग्रोइंग एंड कहाँ पर है। ठीक है, सिंपल है ये बस आप एक बार अपना डायग्राम में देख लो, और ऐसी इस फोटो को देख के जहाँ पर एक ग्रोइंग एंड दिखा रहा है वहाँ पर आप एक ऐसे लाइन खींच दो, अब अपने आप समझ जाओगे ग्रोइंग एंड कहाँ पर है, और ये हमारे बोन को किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। ओके, फिर इसके बाद नीचे आते हैं, द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। ये जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ होता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या होता है? जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर जाती है उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये डायरेक्टेड अवे होता है, यानी कि जो ग्रोइंग एंड है उससे काफ़ी दूर होता है हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, फिर आगे लिखा है, their डायरेक्शन आर इंडिकेटेड बाय ए जिंगल, टू द एल्बो आई गो एंड फ्रॉम द नी आई फ्री। यानी कि ये एक जिंगल की तरह आप इसको बोल सकते हो कि टू द एल्बो, यानी जो ग्रोइंग एंड्स मतलब बोन की ग्रोथ कहाँ से होती है? ग्रोइंग एंड से होती है। तो ये जो ग्रोइंग एंड है ये टू द एल्बो तक जाते हैं, और लेग से ये फ्री होते हैं, यानी कि लेग से दूर जाते हैं। मतलब जो
मतलब कि टू द एल्बो तो जाते हैं और नी से ये दूर होते हैं, ठीक है। ये जिंगल है इसका। वैसे इसको सच्ची बताऊं तो अब एक बार में समझ जाओगे, अब मैं अब आपको समझाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक बार पढ़ लो, एक बार जिंगल, ये बस जिंगल ही है सिंपल सा कि ना एल्बो की तरफ तो जा रही है और ये जो नी की तरफ है ये नी से दूर भाग रही है हमारी ग्रोइंग एंड। तो इसका मतलब जो ग्रोइंग एंड है वो हमारी नी में प्रेजेंट होती है और हमारे एल्बो के और एल्बो में प्रेजेंट नहीं होती वो। बहुत कंफ्यूज कर दोगे, ऐसे मैं कंफ्यूज कर दूंगा आपको। एक बार पढ़ लो, आपको अपना समझ में आ जाएगा। फिर इन्फेक्शन इन ब्लड प्रोड्यूस स्मॉल इम्बुलाई। तो अगर हमारे ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या होती है, हमारी जो ब्लड होती है वो क्लोड बनाती है उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है ना। या फिर कोई बैक्टीरिया चला गया तो हमारे ब्लड के अंदर, तो वो बैक्टीरिया क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर जाती है एम्बुलाई बना देता है। एम्बुलाई क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ही एक कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी हमारे ब्लड का ही कोई पार्ट है जो कि नहीं होना चाहिए था ब्लड के अंदर, वो हमारे ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है या फिर कोई बैक्टीरिया फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एम्बुलाई। दीज में ब्लॉक द न्यूट्रन आर्टरी एट द साइड ऑफ द हेयरपिन बैंड रिजल्टिंग इन ऑस्टोमाइलिटिस। ये जो एम्बुलाई जो होती है ये क्या करती है, हमारे ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है ये क्या करती है, उसके अंदर एम्बुलाई न्यूट्रिएंट आर्टरी के अंदर अगर आ जाती है तो न्यूट्रिएंट आर्टरी से ये फ्लो करते 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 हमारे बोन में जाती है। फिर बोन के अंदर जाते 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 ये हमारे ऊपर अपर एंड में चल जाती है जहाँ पर हमारे हेयरपिन बैंड प्रेजेंट होती है। तो हेयरपिन बैंड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और एक दूसरे में एकदम बैंड होती है। तो जिस कारण क्या होती है, वो जो एम्बुलाई होती है वो यहाँ पर अटक जाती है और यहाँ पर अटकने के बाद जो बैक्टीरिया जो होता है वो यहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिस कारण से आपको ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाती है। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होती है, ऑस्टियोमाइलिटिस को हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, जिसको जो बच्चों में कॉमनली देखी जाती है रिकेट्स के नाम से। इसलिए बच्चों में रिकेट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ब्लड्स, ये जो क्या कहते हैं न्यूट्रन आर्टरी है बेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये एपिफिज़ियल प्लेट जब रिमूव हो जाती है तो ये न्यूट्रन आर्टरी जो होती है ये दूसरी ब्लड्स के साथ ये कनेक्ट हो जाती है, जिस कारण से आपको रिकेट्स होने के जो दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं अपनी पेरोस्टियल आर्टरी पे। तो पेरोस्टियल आर्टरी नाम सुनते देखो सबसे पहला आ रहा है पेरोस्टियल। तो ये आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, हमारे पेरोस्टियल रीजन को। पेरोस्टियल रीजन कौन सा होता है, हमारी जो बोन्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम कहते हैं पेरोस्टियम। तो ये आर्टरी मेनली हमारे पेरोस्टियम रीजन को सप्लाई करेगी, इसलिए इसका नाम है पेरोस्टियल आर्टरी, ठीक है। जैसे कि पहली आर्टरी का नाम था न्यूट्रेंट आर्टरी, तो ये न्यूट्रेंट आर्टरी सबसे मेन आर्टरी ये होती है क्योंकि ये हमारी बोन्स में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट, ये नरिशमेंट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसलिए इसका मेन नाम ही न्यूट्रेंट आर्टरी है क्योंकि ये हमारी बोन की सबसे मेन आर्टरी है। फिर उसका जैसे हमारी पेरोस्टियल आर्टरी है, तो पेरोस्टियल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, पेरोस्टियम रीजन को। फिर एपिफाइजल आर्टरी है तो ये किसको सप्लाई करेगी, एपिफाइजल रीजन को। फिर मेटाफाइजल रीजन को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले है पेरोस्टियल आर्टरी। तो पेरोस्टियल आर्टरी क्या होता है, दे आर स्पेशली न्यूमरस बीनीथ द मस्कुलर एंड लिगामेंटस अटैचमेंट्स। तो जैसे इसके डायग्राम में दिखा रखा है, ये देखिए, सॉरी, तो जैसे डायग्राम में दिखा रखा है ये देखिए, ये जितनी भी ये जो आर्टरीज है ये न्यूमरस होती है, देखो कितनी मतलब इनकी जो नंबर्स की क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी मसल्स की जो अटैचमेंट होती है ना, यानी हमारी मसल्स के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होती है, बीनीथ द मसल्स एंड लिगामेंटस अटैचमेंट, यानी मसल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है हमारी पेरोस्टियल आर्टरी, ठीक है। और फिर ये किसको सप्लाई करती है, दे रेमिफाई बीनीथ द पेरोस्टियम एंड एंटर द वोकमांस कैनाल टू सप्लाई द आउटर 1/3 ऑफ द कोटेक्स। तो सबसे पहले तो ये पेरोस्टियम को तो सप्लाई करती है, साथ में किसको सप्लाई करती है, दे रेमिफाई मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ब्रांचेस, हाँ, यानी कि ये ब्रांचेस बनाती हैं कहाँ पे, पेरोस्टियम में। और ये वुक्समान कैनाल के थ्रू एंटर करती है। एक वुक्समान कैनाल क्या होता है, जो हमारे पेरोस्टियम और कोटेक्स के रीजन के बीच में कैनाल होती है जिसके अंदर से ये पेरोस्टियम आर्टरी एंटर करती है और हमारे कोटेक्स रीजन के अंदर एंटर होती है। और कोटेक्स रीजन के अंदर एंटर होती ये हमारे कोटेक्स के 1/3 पार्ट को ये ब्लड सप्लाई करती है। कौन सप्लाई करती है, हमारी पेरोस्टियल आर्टरी। तो पेरोस्टियल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, पहले तो पेरोस्टियम को सप्लाई करती है, साथ ही में ये वुक्समान कैनाल के अंदर एंटर होके, वुक्समान कैनाल क्या होता है, हमारे वो कैनाल जो पेरोस्टियम और कोटेक्स रीजन को
कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं वुक्समान कैनाल। उसके अंदर ये एंटर होकर हमारे कोर्टेक्स रीजन में जाती है। कोर्टेक्स के 1/3 पार्ट को ये ब्लड सप्लाई करती है। और कोर्टेक्स के 2/3 पार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करती है? हमारे न्यूट्रेंट आर्टरी। जैसे कि इसमें पहले लिखा हुआ था कि हम देखिए इनर 2/3 ऑफ द कोर्टेक्स इज सप्लाइड बाय न्यूट्रेंट आर्टरी, ठीक है ना। तो कोर्टेक्स रीजन को भी फुल्ली आर्टरी मिल गई है। अब फिर हम आते हैं एपिफाइजल आर्टरी। तो एपिफाइजल आर्टरी नाम सुनते ऐसा आना चाहिए कि ये आर्टरी किसको सप्लाई करती है? हमारे एपिफाइजिस को। एपिफाइजिस क्या होती है? जो अपर एंड ऑफ द बोन, अपर एंड्स ऑफ द बोन इज कॉल्ड एपिफाइजिस। तो फिर दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्री आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केट्स, जिसको हम कहते हैं सर्कुलस वेस्कुलोसस। ओके, तो प्री आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केट्स क्या होती है? ये भी एक कैनाल होती है। आर्केट्स का मतलब होता है फोरामेन, और फोरामेन होती है कैनाल्स। तो ये कहाँ से आती है? ये हमारे प्री आर्टिकुलर वेस्कुलर फोरामेन से आती है, फाउंड ऑन द नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस। और ये जो कैनाल्स है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस से प्रेजेंट होती है। तो देखिए जो हमारी एपिफाइजिस जो होती है उसका जो ये वाला रीजन है ये हाइलिन कार्टिलेज का होता है, ये होता है आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टरी प्रेजेंट नहीं होती, ये आर्टरी प्रेजेंट होती है नॉन आर्टिकुलर एरिया पे। ये देखो ये जो एपिफाइजिस का ये वाला एरिया है ये नॉन आर्टिकुलर एरिया है। तो यहाँ पर एपिफाइजल आर्टरी आती है और ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। किसके जरिए? इस फोरामेन के जरिए, इस कैनाल के जरिए, जिसका नाम है इस कैनाल। देखो हर एक आर्टरी का एक कैनाल होता है। जैसे कि इसका कैनाल है न्यूट्रेंट फोरामेन, इसका न्यूट्रेंट आर्टरी का कैनाल कौन सा है? न्यूट्रेंट फोरामेन, ठीक है ना। फिर पेरोस्टल आर्टरी का कैनाल कौन सा है? वोक्समान कैनाल। वैसे एपिफाइजल आर्टरी को एंटर करने के लिए भी एक कैनाल चाहिए जिसको हम कहते हैं प्री आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केट्स। आर्केट्स मतलब कैनाल या फोरामेन, ठीक है ना। फिर ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस पे। Out of the numerous vascular foramina in this region, only a few admits the artery, epiphyseal and metaphyseal, and rest are venous exits. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ वेस्कुलर फोरामेंस होते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ ही वेस्कुलर फोरामेंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैनाल्स होते हैं इस एरिया में, एपिफाइजल एरिया में। लेकिन यहाँ पर जो कैनाल्स है इसमें से सिर्फ कुछ कैनाल्स ही होते हैं जो हमारी इस आर्टरी को एंटर करने के लिए मदद करते हैं। यानी कि मेटाफाइजिस और एपिफाइजिस कैनाल मतलब आर्टरी होती है जो इस कैनाल में से एंटर होती है। बाकी जितनी भी कैनाल होती है वो सब वेनस एग्जिट के लिए बनाई गई होती है, ठीक है। फिर द नंबर एंड साइज ऑफ दिस फोरामिना मे गिव एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव वेस्कुलरिटी ऑफ द टू एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। ये जो नंबर और साइज, ये जो यहाँ पर ये जो एंड्स होते हैं इसमें इतने ज़्यादा नंबर्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ होती है कि इससे हमको पता चल सकता है कि कितनी स्पॉन्जी शेप की होती है हमारी एपिफाइजिस। बस ये बताना चाहता है। इसी कारण से हमारे जो ये एंड्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर जो कैनाल्स होती है वो बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, बहुत ज़्यादा साइज़ की होती है इनकी कैनाल्स या फोरामिना, ठीक है ना। रिलेटिव वेस्कुलरिटी, इससे इससे ये भी साबित होता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। फिर हम आते हैं मेटाफाइजिस आर्टरी। मेटाफाइजिस आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? मेटाफाइजिस में, जैसे कि नाम में दे रखा है। फिर दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेबरिंग सिस्टमेटिक वेसल्स। ये आर्टरी कहाँ से आती है? जो नेबरिंग सिस्टमेटिक वेसल्स होती है, जैसे कि आपकी जो भी आपका जैसे कि कोई भी सिस्टम है उसके साइड में कोई बोन है, जैसे कि आपके लंग्स के साइड में कोई बोन है या फिर आपके मसल्स के नीचे कोई बोन है। तो ये जो आर्टरी है ये उस मसल से निकल के या फिर उस लंग से निकल के ये आर्टरी आपके इस मेटाफाइजिस में जाती है, ठीक है ना। मतलब कि ये दूसरे सिस्टम से आती है, ये आर्टरी किसी दूसरे सिस्टम से आती है और इस बोन के अंदर और मेटाफाइजिस रीजन ऑफ बोन के अंदर जाती है, ठीक है। दे पासेस डायरेक्टली इनटू द मेटाफाइजिस एंड रीइंफोर्स द मेटाफाइजिस ब्रांचेस फ्रॉम द प्राइमरी न्यूट्रेंट आर्टरी। तो ये डायरेक्टली मेटाफाइजिस में एंटर कर लेती है। मेटाफाइजिस का होता है हमारे एपिफाइजल प्लेट के जस्ट नीचे हमारी मेटाफाइजिस होती है जो हमारे एपिफाइजिस और डायफाइजिस को सेपरेट करती है। तो ये आर्टरी डायरेक्ट ही हमारे मेटाफाइजिस में एंटर हो जाती है और फिर मेटाफाइजिस में एंटर होते ही ये हमारे जो न्यूट्रेंट आर्टरी है, जो प्राइमरी न्यूट्रेंट आर्टरी है, उसके साथ ये जुड़ जाती है और फिर पूरी और मेटाफाइजिस ब्रांचेस क्रिएट करती है और पूरे मेटाफाइजिस रीजन को ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है ना। यानी न्यूट्रेंट आर्टरी के साथ मिलके ये ब्लड सप्लाई करती है, ओके। इन्हें मिनिएचर लॉन्ग बोन क्या होते हैं? जो शॉर्ट लॉन्ग बोन होता है, जैसे कि आपके जो ये क्या कहते हैं इनको मेटाकार्पल्स होते हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट बोन्स होते हैं।
The infection began in the middle of the shaft rather than the metaphysis because the nutrient artery break up into flexes immediately upon reaching the medullary cavity. अब जो क्या कहते हैं, जो बच्चों में ना, आपने सुना, पहले मैं बता चुका हूँ कि बच्चों में ना रिकेट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो ये जो प्लेट होती है, आर्टरी जब सप्लाई होती है बोन को, तो वो एपिफाइजल प्लेट के कारण वहाँ पर रुक जाती है आर्टरी, तो जिस कारण से वो हेयरपिन बैंड बना लेती है आर्टरी और वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो मिनिएचर लॉन्ग बोन होती है, वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन ना मिडल इन्फेक्शन जो होता है वो शाफ्ट में बनता है, मिडल ऑफ द शाफ्ट में बनता है, ना कि एंड्स में, ना कि मेटाफाइजिस या फिर एंड्स में, वो शाफ्ट में बनता है। क्यों बनता है शाफ्ट के अंदर? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो फ्लेक्सिस में ब्रेकअप हो जाती है इमीडिएटली अपॉन द रीचिंग द मेडुलरी कैविटी। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो जैसी एंटर होती है वो फ्लेक्सिस में हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सा नेटवर्क बना देती है, बहुत बड़ा सा, जिसके कारण क्या होता है, एक जाल सा बन जाता है। तो कभी भी कोई भी ब्लड वेसल्स है जिसमें कोई बैक्टीरिया है, वो जैसी बैक्टीरिया आपकी इस मिनिएचर लॉन्ग बोन में एंटर होगा, आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी में जैसे एंटर होकर आपके न्यूट्रिएंट कैविटी में एंटर होगा, तो न्यूट्रिएंट कैविटी में एंटर होती उस जाल में वो अटक जाएगा, और जाल में अटकने के बाद वो बैक्टीरिया वहाँ पे रुक जाएगा, और जैसे ही बैक्टीरिया रुकेगा वो अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगा, जिस कारण से आपके मिड ऑफ द उससे क्या होगा, आपके शाफ्ट में इन्फेक्शन क्रिएट होने के चांसेस हो जाएंगे। In adult, however, the chance of infection are minimized because the nutrient artery is mostly replaced by the perosteal vessels. लेकिन अडल्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो उसके जाल होते हैं वो हट जाते हैं और वो पेरोस्टियम वेसल में बदल जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो बीच में नहीं रुकता है, वो चलते 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 आपकी बॉडी से निकल जाता है। ओके, फिर हम आते हैं लॉन्ग शॉर्ट बोन में। न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर्स, तो ये जितनी भी बोन्स थी हमने, देखो सबसे पहले हमने जान ली लॉन्ग बोन, ठीक है, इसके बाद हमने जान ली मिनिएचर लॉन्ग बोन जैसे कि आपके टार्सल्स, मेटाकार्पल सॉरी। फिर हम जानते हैं लॉन्ग शॉर्ट बोन। न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर्स लॉन्ग शॉर्ट बोन भी का मतलब भी होता है मिनिएचर बोन, ठीक है ना, यानी कि वही आपके मेटाकार्पल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर्स द मिडल ऑफ द शाफ्ट, divides to form a plexus यानी नेटवर्क। पेरोस्टियल आर्टरी सप्लाई मेजर पार्ट ऑफ द बोन में रिप्लेस द न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो वही जो पहले आप बता रखा था कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है लॉन्ग शॉर्ट बोन में यानी कि मिनिएचर बोन में न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई होती है आपकी मिड ऑफ द शाफ्ट में, वो सप्लाई एंटर होती है आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी, और वो वहाँ पर ही नेटवर्क क्रिएट कर देती है, ना कि ब्रांचेस क्रिएट करती है, ठीक है ना। नेटवर्क और ब्रांचेस में फ़र्क होता है। फिर पेरोस्टियल, फिर क्या होता है, लेकिन क्या होता है बाद में पेरोस्टियल आर्टरी जब आप अडल्ट होते हैं तो पेरोस्टियल आर्टरी सप्लाई द मेजर पार्ट ऑफ द बोन में रिप्लेस द न्यूट्रिएंट आर्टरी। लेकिन क्या होता है, आपकी जो मिनिएचर बोन होती है उसको मेनली कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, आपकी पेरोस्टियल आर्टरी सप्लाई करती है, ना कि न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है। तो पेरोस्टियल आर्टरी आपके पूरे मतलब कि मेजर मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट में सप्लाई करती है ब्लड। तो बाद में क्या होता है, जब आप अडल्ट हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तो पेरोस्टियल आर्टरी आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी को रिप्लेस कर देती है, यानी कि उसके बाद सिर्फ पेरोस्टियल आर्टरी आपके पूरे के पूरे आपके ये जो होते हैं मेटाकार्पल्स, इनको सप्लाई करती है आपकी पेरोस्टियल आर्टरी। फिर हम आते हैं शॉर्ट बोन्स में। शॉर्ट बोन्स आर सप्लाइड बाय न्यूमरस पेरोस्टियल वेसल्स विच एंटर्स द नॉन आर्टिकुलर सरफेस। तो शॉर्ट बोन को कौन सप्लाई करता है, आपकी पेरोस्टियल वेसल्स, पेरोस्टियल आर्टरीज। कौन सप्लाई, शॉर्ट बोन को ब्लड सप्लाई कौन करता है, आपकी पेरोस्टियल आर्टरीज, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में होती है, और ये कहाँ से एंटर होते हैं, आपके नॉन आर्टिकुलर सरफेस में। नॉन आर्टिकुलर सरफेस मैंने आपको बता चुका है, जहाँ पर आर्टिकुलेशन नहीं होता है। फिर आता है आपकी वर्टिब्रा पे। वर्टिब्रा कहाँ होती है, आपकी जो स्पाइन होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रा। इन ए वर्टिब्रा द बॉडी इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेसल्स and the vertebral arch by large vessels entering the basis of the transverse process। तो देखो वर्टिब्रा में क्या होता है, वर्टिब्रा को ब्लड सप्लाई कौन करता है, वर्टिब्रा को सप्लाई करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेसल्स, जो कि उसके आगे और पीछे से ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। और जो वर्टिब्रा की आर्च होती है, वर्टिब्रा आर्च क्या होता है, वर्टिब्रा आर्च एक एरिया होता है जिसके अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंटर होती है, ठीक है ना। तो उस वर्टिब्रा आर्च को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ये जो द वर्टिब्रा आर्च बाय लार्ज वेसल्स एंटरिंग द बेस ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस। तो ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है, आपकी जो मेरे पास डायग्राम नहीं है इसका, वरना मैं आपको बता देता
क्या होता है, देखो जो आपकी वर्टिब्रा होती है उसकी लॉन्ग बोन, उसकी जो बोन्स, उसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे मतलब पहाड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें से एक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ से आपकी एक 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 वेसल होती है, वो वहाँ से एंटर होती है, यानी कि ट्रांसफर प्रोसेस से वो एंटर होती है और वो आपके वर्टिब्रा आर्च को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। इट्स रेड मैरो इज ड्रेन बाय टू लार्ज बेसी वर्टिब्रल वेन्स। और वर्टिब्रा क्या करता है, रेड बोन मैरो क्रिएट करता है, बनाता है रेड बोन मैरो। और वो रेड बोन मैरो कहाँ से, मतलब शरीर कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वर्टिब्रा रेड बोन मैरो कहाँ से ड्रेन, मतलब कहाँ से निकालता है बॉडी के लिए, वो निकालता है आपकी बेसी वर्टिब्रल वेन से, जो कि लार्ज होती है। ठीक है, टू लार्ज बेसी वर्टिब्रल वेन से आपकी रेड बोन मैरो ड्रेन होती है आपकी वर्टिब्रा से और पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। दिस फोरामिना लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। और ये जो क्या कहते हैं फोरामिना होते हैं, मतलब कि जो कैनाल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होता है आपके पोस्टीरियर यानी वर्टिब्रा के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं रिब्स पे। रिब्स इज सप्लाइड बाय द न्यूटन आर्टरी विच एंटर इट जस्ट बियॉन्ड द ट्यूबिकल्स एंड द पोस्टीरियर आर्टरी। तो रिब्स को कौन सप्लाई करता है, पहला आपकी न्यूटन आर्टरी और दूसरा आपकी पेरोस्टियल आर्टरी। ठीक है ना, दो आर्टरी सप्लाई करती है आपके रिब्स को। ठीक है ना। और जो न्यूटन आर्टरी है वो कहाँ से एंटर होती है, आपके ट्यूबिकल से, बियॉन्ड योर ट्यूबिकल्स। ठीक है। और पेरोस्टियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके रिब्स के आउटर मोस्ट लेयर में, वेनस ड्रेनेज पे। अब आर्टरी से क्या होता है, आपके बोन्स को ब्लड मिल गया, न्यू ब्लड मिल गया। ठीक है। लेकिन जो पहले से वहाँ का जो वेस्ट ब्लड पड़ा था हमारी बोन के अंदर, उसको बाहर भी तो निकालना है ना, वरना वो ब्लड आपकी बोन में क्या कर देगा, स्वेलिंग क्रिएट कर देगा। तो उस ब्लड को, तो उस वेस्ट ब्लड को कौन निकालता है, आपकी वेन्स। इसलिए उसको कहते हैं वेनस ड्रेनेज, यानी कि ब्लड को ड्रेन करना। तो वेन्स आर न्यूमरस एंड लार्ज इन द कैंसलस रेड मैरो कंटेनिंग बोन। तो रेड बोन मैरो को कौन कौन सी बोन कंटेन करती है, जितनी भी आपकी कैंसलस, जितनी भी आपकी फ्लैट बोन है, कैंसलस बोन है, वो सारी बोन्स आपकी रेड बोन मैरो कंटेन करती है। और जो भी आपके कॉम्पैक्ट बोन्स के जो एंड्स होते हैं ना, लॉन्ग बोन के एंड, वो सब क्या क्या कंटेन करते हैं, रेड बोन मैरो। तो जो बोन कैंसलस होती है उनमें क्या होते हैं, जो वेन्स होती है वो नंबरस और लार्ज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इन जिसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल्स दे रखा है, बेसी वर्टिब्रल वेन, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके कौन से कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपके प्रेजेंट होती है वर्टिब्रा में, जो हमने ऊपर बताया था। ठीक है ना। फिर इन द कॉम्पैक्ट बोन, अब दूसरा है कॉम्पैक्ट बोन, दे अकम्पनी आर्टरी इन द वुक्समान कैनाल। लेकिन क्या होता है, देखो आर्टरी और वेन क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है बाय द कैपिलरी। ठीक है ना। तो वही से बता रखा है कि वेन्स आर अकम्पनी विद द आर्टरी। ये क्या करती है, वेनस जो होती है वो आर्टरी से जुड़ जाती है बाय द इन कहाँ जुड़ती है, वोक्समान कैनाल में ये एक दूसरे से जुड़ जाती है जहाँ पर कैपिलरी क्रिएट होती है वहाँ। और वोक्समान कैनाल के अंदर ही हमारी जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है और वेनस वहाँ से ब्लड लेती है। ठीक है, बैड ब्लड को लेती है। बस इतना ही है। फिर इसके बाद है लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फ्स क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। अब जैसे कि ना कोई भी ऑर्गन है उसमें ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड्स जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई होती है आर्टरी से और ब्लड ड्रेनेज होता है वेनस से। ठीक है ना। तो जो आर्टरी होती है वो ना बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है ऑर्गन में, और जबकि वेनस जो होती है वो इतना ज़्यादा ब्लड नहीं ले पाती है आर्टरी के मुकाबले, जितना आर्टरी सप्लाई करती है। तो जैसे कि आर्टरी सप्लाई करती है 20 लीटर, मतलब 20 ऐसे सोच लो कि जैसे कि आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है 2 लीटर। ठीक है ना। और आपकी जो वेनस है वो उसमें से लेकर जाती है 1.5 लीटर। तो बचा हुआ जो 500 ml है ना, उसमें से ना 200 ml तो काम का है, लेकिन जो 300 ml जो वेस्ट फ्लूइड है ना, उसको लेके जाता है आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है ना। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, जो भी आपकी बोन या फिर कोई भी ऑर्गन है उसमें से एक्स्ट्रा फ्लूइड वेस्ट को ले जाने का काम करता है आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो वेनस नहीं ले जा पाती है। तो लिम्फेटिक हैव नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड विद इन द बोन, यानी कि लिम्फेटिक को वैसे तो मतलब कि बोन के अंदर नहीं देखा गया, लेकिन वो माना जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे बोन्स के अंदर, वरना आपकी बोन्स में स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है अब तक। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो वेन्स है वो उतना ज़्यादा ब्लड नहीं ले जा पाती है जितनी हमारी आर्टरी सप्लाई करती है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है। फिर ऑल थ्रू सम ऑफ डू अकम्पनी
विद द पेरोस्टियल ब्लड वेसल्स विच ड्रेन टू द रीजनल लिम्फेटिक नोड। हालांकि कुछ लिम्फेटिक जो होते हैं ड्रेने मतलब लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है वो हमारी पेरोस्टियल ब्लड वेसल्स के साथ अटैच हो जाती है, यानी कि पेरोस्टियल आर्टरी और वेन्स के साथ अटैच हो जाती है, यानी कि हाँ कनेक्ट हो जाती है, जो उसमें से एक्सेस फ्लूइड को ले जाके आपके रीजनल लिम्फेटिक नोड में छोड़ देता है। ओके बस ये इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज। फिर हम आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ बोन, यानी कि आपके बोन्स में कौन कौन से नर्व सप्लाई है। अगर आपके बोन में नर्व सप्लाई ना हो तो क्या होगा आपकी बोन का, मतलब अगर आपकी बोन टूट भी जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा। आपकी बोन को कोई चोट लग रही है, आपके बोन में आग लग रही है तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि उसमें नर्व्स ही नहीं है। नर्व्स का क्या काम होता है, वो आपके ब्रेन को मतलब सिग्नल देते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो नर्व्स अकम्पनी विद द ब्लड वेसल्स। नर्व्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स के साथ होती है और मोस्ट ऑफ देम आर सिंपैथिक एंड वेस्कुलर इन फंक्शन। और ज़्यादातर जो भी नर्व्स होती है वो सिंपैथिक होती है, मतलब कि ऑटोनॉमिक होती है, मतलब वो अपना काम अपने आप करती है। ठीक है ना, आपको कोई भी मतलब इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब उसमें आपकी कोई विल पावर नहीं है उसको कंट्रोल करने की। ठीक है ना, वो अपना काम ऑटोमेटिक करती है। और वेस्कुलर मोटर होता है। वेस्कुलर मोटर क्या होता है? जो भी आपकी वेसल्स होती है ना उसको पतला करना और उसको बढ़ाने का काम होता है आपकी वेस्कुलर मोटर नर्व का। ठीक है ना, तो फिर जो जितनी भी हमारी बोन्स में नर्व होती है वो सारी सिंपैथिक और वेस्कुलर मोटर होती है, यानी कि वो ऑटोनॉमिक नर्व होती है जिसमें आपकी कोई विल पावर नहीं लगती है। ठीक है, हालांकि फ्यू ऑफ देम आर सेंसरी विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आर्टिकुलर एंड्स एंड पेरोस्टियम ऑफ द लॉन्ग बोन टू द वर्टिब्रा एंड टू द लास्ट फ्लैट बोन। हालांकि कुछ नर्व्स होती है वो सेंसरी होती है जिसको आप मतलब सेंस कर सकते हो। टच, जैसे टचिंग सेंसरी नर्व कौन कौन से जिससे आपको टच सेंसेशन मिलता है, वो जितनी भी सेंसरी नर्व होती है उसको कहते हैं सेंसरी नर्व, जिससे आपको जैसे टच सेंसरी नर्व। ठीक है ना, तो वहाँ वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके आर्टिकुलर एंड्स में और पेरोस्टियम ऑफ द लॉन्ग बोन, यानी कि आपकी जो भी लॉन्ग बोन है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ पर आपकी पेरोस्टियम आउटर मोस्ट लेयर में आपकी सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है और आपके आर्टिकुलर एंड में आपकी सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, इसलिए जब भी आपके बोन को कोई भी मतलब कभी भी लगती है तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेंसरी नर्व होती है। और कहाँ कहाँ सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है? आपकी वर्टिब्रा में होती है और आपके लार्ज फ्लैट बोन्स में ये नर्व प्रेजेंट होती है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगले वीडियो में हम जानेंगे डेवलपमेंटल और ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स और भी बहुत कुछ।